हेलो दोस्तों, महावीर एजुकेशनल पार्क में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में पहला अध्याय परिवार और मित्र। ईवीएस की ये 20 से 25 सीरीज बनेगी। अगर आप 20 से 25 सारी की सारी सीरीज जो है कवर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके 25 प्लस नंबर जो है 25 प्लस ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, क्योंकि इससे बाहर ईवीएस में कुछ भी नहीं आता है और ना ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय परिवार और मित्र। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हैं। ये परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। दूसरी परिभाषा, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित है, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है। व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज की इकाई है। कांटे, समाज की सबसे पहली इकाई है ना, कौन सी है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। ध्यान रखना, ईवीएस में जो है इसी तरह के सीटेट में ईवीएस से इसी तरह के सवाल आते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार, है ना। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये कहा है प्लेटो ने। ध्यान रखना, इससे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो बालक की प्रथम पाठशाला है कौन सी है? परिवार, है ना। और किसी भी पारिवारिक वृक्ष को जो है ना हम कैसे दर्शाते हैं? परिवार को हम किसी भी परिवार को पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी परिवार को है ना जो है वो एक वृक्ष के द्वारा ही दर्शाया गया है। उसके अंदर ही पूरा परिवार दिखाया गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं। परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब होता है बच्चा जो है सबसे पहले जो अपने समाज में रहने के जो मूल वो होता है, मूल अध्याय होता है, मूल मंत्र होते हैं, वे बालक सबसे पहले जो है परिवार से ही सीखता है। और माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय व पास पड़ोस दूसरा विद्यालय होता है। ध्यान रखना, इस तरह के सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं कि बच्चे की जो पहला अध्यापक होता है वो कौन होता है? परिवार, स्कूल, अध्यापक या पिता, तो या माँ। तो ध्यान रखना, माँ ही बच्चे की पहली अध्यापक है और पहली गुरु है। और पहला विद्यालय जो है बच्चे का वो परिवार है। पहली गुरु बच्चे की माँ होती है और पहला विद्यालय बच्चे का परिवार होता है। और पास पड़ोस दूसरा विद्यालय होता है। परिवार के प्रकार। परिवार के दो प्रकार होते हैं। एकल परिवार, वह परिवार जिसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वह एकल परिवार होते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है। इसे नाभिक या केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। ध्यान रखना, जिस परिवार में माता पिता के अलावा उनके अविवाहित बच्चे हों, वो एक हों, दो हों, है ना, या तीन हों, अविवाहित होते हों, तो वो एकल परिवार की गिनती में आता है। उसे हम एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार के कारण। एकल परिवार के जो है वे निम्न बहुत से ऐसे कारण है, जैसे संयुक्त परिवार का विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण विघटन होने पर एकल परिवार का निर्माण होता है। मतलब संयुक्त परिवार में बहुत सी समस्याएं आती हैं, है ना, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए भी एकल परिवार का निर्माण होता है। हालांकि ये गलत है, पर फिर भी नंबर एक, वर्तमान में बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण एकल परिवारों में तीव्रता से वृद्धि हुई है। महंगाई और जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। सहनशीलता की कमी, परिवार के सदस्यों में अब सहनशीलता की कमी बहुत कम है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बड़े बुजुर्गों की कोई भी बात सहन नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है एकल परिवार का। और संकुचित मानसिकता का मतलब है छोटी सोच, गलत सोच बड़ों के प्रति, है ना। क्योंकि वे कुछ समझाने के लिए कहते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं वे हमसे किलसते हैं या नफरत करते हैं। जैसे चाचा चाची कुछ कह दें तो लगता है कि ये हमसे किलसते हैं। इस तरह की मतलब मानसिकता होती है ना। और एक तो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग, मतलब हर आदमी अपनी प्राइवेसी से चाहता है ना। ये भी एकल परिवार का एक कारण है। नंबर दो है संयुक्त परिवार। भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार जो है वो संयुक्त परिवार ही है। इसमें 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल हो रहते हैं। माता पिता,
पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं, है ना। जब सब पूरा परिवार एक घर में रहता है, उसमें 2 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, ये एक ही जगह इनका खाना बनता है ना, तो इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। यहाँ सारे के सारे फैसले जो एक बड़ा बुजुर्ग ही करता है, यहाँ किसी की भी अपनी अलग अलग मर्जी नहीं चलती। हाँ ये है कि बात राय सबसे ली जाती है, लेकिन फैसला जो घर का बुजुर्ग ही करता है ना, या जो घर का मुखिया होता है वो करता है। संयुक्त परिवार की विशेषता। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में प्यार का दायरा बड़ा होता है, बच्चों को सभी का लाड़ प्यार मिलता है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक ही घर में निवास करते हैं, है ना। जो बच्चे होते हैं भाई उसे सभी चाहते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा माता पिता दादी जी, ये सब चाहते हैं। और इसमें बच्चे का समाजीकरण भी संयुक्त परिवार में बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं संयुक्त परिवार के कार्य। संयुक्त परिवार के 2 तरह के कार्य होते हैं, एक आवश्यक कार्य, एक होता है अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में आता है संतान प्राप्ति, है ना, शादी विवाह मतलब आपस में संबंध बना के बच्चे पैदा करना, जन, है ना, परिवार बढ़ाना। और घर का प्रावधान, घर का प्रावधान से मतलब है रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करना। समाजीकरण आदि। समाजीकरण से तात्पर्य है जो समाजीकरण मतलब समाज में रहने के लिए जो मानक नियम है ना, जो मानक नियम बनाए जाते हैं वो उसमें होने चाहिए, नैतिकता। ठीक है, अब आ जाइए अनावश्यक कार्य। ये होता है सामाजिक कार्य, जैसे विवाह, जन्मदिन में जाना, है ना। और शैक्षिक कार्य, बच्चों की शिक्षा से संबंधित। संस्कृत कार्य, तीज खेलना, जागरण आदि वगैरह में जाना, ये सब जो है अनावश्यक कार्य होते हैं। अब आइए परिवार का हमारा जो है चैप्टर वो खत्म। अब चलते हैं मित्र। मित्र बालक के कार्यों में सहयोग करता है या जो बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है वह उसका मित्र कहलाता है। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध, भावात्मक संबंध को मित्रता कहते हैं। ध्यान रखना, मित्रों के बीच में जो संबंध बनते हैं ना वो भावात्मक संबंध कहलाते हैं। भावात्मक मतलब एक दूसरे से संवेगों द्वारा, है ना, जुड़े होते हैं, मतलब प्यार के द्वारा, है ना, इस तरह से। मतलब इनमें खून का रिश्ता नहीं होता, आपस में भावात्मक होता है बस। मित्र बालक के हम उम्र लगभग समान का होता है। बच्चे का जो मित्र होता है वो लगभग लगभग उसकी हम उम्र का या उसकी क्लास का या उसके समान होता है। इसलिए बालक मित्र के समक्ष और सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति से मतलब है कि बालक अपने मन की बात पूरी तरह से खुलकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है, जो उसके दोस्त होते हैं, है ना, जो बालक के मानसिक विकास में सहायक है ना। बच्चों का अभिव्यक्ति करना दोस्तों के साथ ये बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है ना। बालक के क्योंकि अंदर मन में कुछ ऐसी बात नहीं रहेगी, मान लो किसी ने डांट दिया, कुछ कह दिया, तो वो अपने दोस्तों से शेयर करके उसकी भड़ास निकाल देता है। अगर अभिव्यक्ति करके अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा ना तो उसे मानसिक कुंठा रहने लगेगी, है ना। तो इससे जो है मानसिक विकास भी होता है अभिव्यक्ति करने से, है ना। मित्रता के प्रकार। मित्रता जो है वो 3 प्रकार की है। उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता से तात्पर्य है जैसे अब हम बच्चा किसी से बुक लेने गया, है ना, बच्चे को उसने अपने किसी मतलब स्टूडेंट से और से उसने बुक लेने गया काम के लिए, उसने मना कर दिया, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो अगली बार उसे अपनी बुक नहीं देगा बिल्कुल भी। यहाँ उपयोगिता की मित्रता खत्म हो जाती है। उपयोगिता की मित्रता से मतलब है कि जैसे उस बच्चे ने किसी से बच्चे से बुक मांगी या कॉफ़ी मांगी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए, तो उसने दे दी, अगली बार उस बच्चे ने भी उसकी हेल्प कर दी किसी तरह से, है ना, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी, तो इसे बोलते हैं उपयोगिता की मित्रता। अब आ जाइए आनंद की मित्रता पर। आनंद की मित्रता से मतलब है जैसे बच्चे को कैरम बोर्ड खेलना है और उनके पास कैरम बोर्ड का बंदोबस्त नहीं है, तो क्या करते हैं 4-5 जने बच्चे पैसे मिलाते हैं और वे उसकी जो है स्ट्राइकर गिट्टी कैरम बोर्ड आदि सब मिलकर लाते हैं, है ना, तो और सब मिलकर खेलते हैं, तो इससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये है आनंद की मित्रता। सच्ची अच्छी मित्रता। सच्ची अच्छी मित्रता से मतलब है कि बच्चे आपस में दोस्तों से, जो सच्चे दोस्त होते हैं उनसे आपस में
एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास होता है कि वे एक दूसरे की बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसे बोलते हैं सच्ची या अच्छी मित्रता। जैसे किसी बच्चे की गलती भी नहीं हुई है, गलती है, पता है हमारे दोस्त की गलती है ना, और वो फिर भी लड़ाई करने चला जाता है किसी दूसरे के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए, है ना। तो ये ही होती है कि सच्ची या अच्छी मित्रता, मतलब उसका हमेशा गलत हो सही हर जगह साथ देना, ये होती है अच्छी मित्रता, समझे। ठीक है, चलिए अब आते हैं संबंध। संबंध संबंध अच्छा सॉरी यार, ये मिसप्रिंट हो रखा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये एग्जिट नहीं है, ये है ऐच्छिक, है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऐच्छिक होता है ये, ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक होता है, सॉरी यार थोड़ा सा माउस जरा गड़बड़ कर रहा है, ये ऐच्छिक होता है। संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार होता है ना, बिना इच्छा के संबंध नहीं होता। संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने से मतलब है, जैसे कहते हैं ना, जैसे संगत में रहोगे वैसा बनेगा, ऐसा, तो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा संबंध, है ना। संबंध दो प्रकार का होता है, रक्त संबंध, विवाह संबंध, है ना। और अब आइए अगले पे, संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर एक दूसरे के द्वारा से जुड़े होते हैं। ठीक है, संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। भावनात्मकता के आधार पर होते हैं मित्र, जो भावनात्मकता के आधार पर जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं मित्र, ध्यान रखना। लेकिन संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो रक्त संबंध, एक विवाह संबंध। मित्र से हमारा जो संबंध होता है वो संबंध ना होकर वो भावनात्मकता के आधार पर हमारी मित्रता होती है। चलिए, रक्त के आधार पर जो संबंध बनते हैं वे हैं पिता के, पुत्र के, पुत्री के, भाई भाई के। ठीक है, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई भाई, ये रक्त के आधार पर संबंध है। विवाह के आधार पर संबंध है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची आदि। ये इनके संबंध हमारे जो हैं वो विवाह के आधार पर बनते हैं। ठीक है, देखिए, परिवार और मित्र और संबंध का ये चैप्टर खत्म हुआ, है ना। पूरा 1 या 2 नंबर का सीटेट में जरूर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल जो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं, है ना। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।